हेलो बच्चों, आज हम लोग कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे नीट फिज़िक्स के लिए। हमारी एक्यूरेसी का टेस्ट है, हमारे कॉन्सेप्ट का टेस्ट है और हमारी एक न्यूमेरिकल एबिलिटी, हमारी एक एनालिटिकल एबिलिटी का टेस्ट है इन फिज़िक्स। ओके, तो ये पूरा हमारा जो डिस्कशन है ना, ये हमारा पूरा डिस्कशन कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ है और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ है। तो मैं कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस लूँगा और कुछ उसी कॉन्सेप्ट से मिलते जुलते कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी डिस्कस कर लूँगा, जो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। और आप देखिएगा कि ये जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं ये हमारे लिए कुछ हमारा टाइम भी बचाएंगे। तो क्वेश्चन आया था कि प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर इज़ नॉट वर्किंग। शी वॉकड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1. On other day, if she remains stationary on the moving escalator, then it takes time t2 to move up. The time taken by her to walk up on the moving escalator will be. देखें, क्वेश्चन बहुत इजी है। तो पहले हम ये समझते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया। क्वेश्चन ये है कि जो प्रीति है वो जिस दिन मेट्रो स्टेशन जाती है, एक एस्केलेटर है, मान लें s डिस्टेंस चलना है, तो प्रीति अपनी स्पीड से, मतलब मान लें कि vp से चले अगर इसके ऊपर एस्केलेटर पर, जिस दिन एस्केलेटर ख़राब है, तो प्रीति अगर इस पे जाए तो vp वेलोसिटी से चलते हुए प्रीति को कितना टाइम लगेगा s डिस्टेंस ट्रैवल करने में। कहते हैं टाइम लगता है t1, s डिस्टेंस चलना है तो s/vp। जिस दिन एस्केलेटर ख़राब है उस दिन प्रीति को चढ़ के जाना पड़ रहा है। अगर मान लें कि जिस दिन एस्केलेटर वर्किंग है और प्रीति इसके ऊपर स्टेशनरी हो उसी ट्रेन की तरह से, तब ये जो टाइम लगता है उनको जाने में, यानी अब कौन लेके जा रहा है, अब एस्केलेटर लेके जा रही, तो t2 इज इक्वल टू एस्केलेटर कितना ट्रेवल करे s, और किस स्पीड से करेगी vs से। ये दोनों टाइम दिए गए। क्वेश्चन ये है कि जिस दिन प्रीति इसके एस्केलेटर पे आए और प्रीति जब चढ़ रही हो उसके साथ साथ एस्केलेटर मूव भी कर रही हो, तो कहते हैं अब बताएं कितना टाइम लगेगा। तो टाइम लगेगा t, चलना कितना है s, लेकिन इस बार स्पीड क्या होगी, ट्रेन की तरह से ही अब दोनों वेलोसिटी ऐड हो गई, क्योंकि प्रीति चल भी रही है और प्रीति का फ्रेम भी चल रहा है। तो इसका मतलब हमें कितना वेलोसिटी यहाँ पर मिलेगी, दैट इज vp और प्लस vs, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ग्राउंड फ्रेम में अब हमारी स्पीड ये हो गई, चूँकि एस्केलेटर भी चल रही है और प्रीति भी मूव कर रही, तो इसका मतलब t इज इक्वल टू s अपॉन, और यहाँ हम vp की जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ vp की जगह पे लिख सकते हैं s अपॉन t1, यहाँ पर vp की जगह लिख सकते, vs की जगह लिख सकते हैं s अपॉन t2। सो t इज इक्वल टू s से s यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा t1 t2 और अपॉन t1 प्लस t2। तो ये आ जाएगा हमारा t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। इसका मतलब क्या हुआ, यानी सिर्फ वही कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटी सी बात है कि हमें बस ये ध्यान देना है कि उसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए पहले सिर्फ प्रीति को चलना है। प्रीति के पास स्पीड है, एस्केलेटर के पास नहीं है। उसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए फिर प्रीति के पास स्पीड नहीं है, एस्केलेटर लेके जा रही है, यानी वो फ्रेम चल के जा रहा है, उसकी वेलोसिटी ले ली, उसकी स्पीड ले ली। और तीसरी कंडीशन क्या है कि प्रीति को भी चलना है, एस्केलेटर को मूव भी करना है, यानी मूविंग एस्केलेटर पे है और खुद भी मूव कर रही है। तो इसका मतलब अब दोनों की स्पीड का सम हो जाना है, और सम करके फिर हम वहाँ से टोटल टाइम निकाल सकते हैं कि अभी कितना टाइम लगेगा। नेचुरली कम लगेगा, क्योंकि अगर एस्केलेटर लेके जाती तो एस्केलेटर की सिर्फ स्पीड काम करती, प्रीति जाती तो प्रीति की स्पीड काम करती, लेकिन अभी दोनों की स्पीड का सम हो गया तो नेचुरली टाइम कम लगेगा। तो t इज इक्वल टू t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। क्लियर है? ये 2017 का क्वेश्चन था। और देखें, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि बस हमें ये समझना है कि स्पीड को ऐड करना है फ्रेम के साथ, और ऐड करके फिर हमें सीधा आंसर बताना है। करेक्ट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आया है, ये भी नीट का क्वेश्चन है, ईयर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। इसमें यह है कि एक पार्टिकल है जो मूव करता है अंडर द एक्सीलरेशन। एक एक्सीलरेशन दिया गया है, पार्टिकल मूव करता है अंडर दिस एक्सीलरेशन। देख, पार्टिकल मूव करता है अंडर द एक्सीलरेशन f इज इक्वल टू f नॉट 1 माइनस t अपॉन t।
अंडर दिस एक्सीलरेशन, पार्टिकल इस एक्सीलरेशन से मूव करता है। F इज इक्वल टू F0 1 माइनस टी बाई टी। इसमें देखें तो F0 एक कांस्टेंट है, t भी कांस्टेंट है, यहाँ t वेरिएबल है, यानी टाइम के साथ ये एक्सीलरेशन वेरी करता है। क्वेश्चन में ये मेंशन था कि t इज इक्वल टू 0 पर v इज इक्वल टू 0 है, यानी पार्टिकल रेस्ट में है इनिशियली। क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन ये पूछा गया कि व्हेन द एक्सीलरेशन इज 0, जब एक्सीलरेशन 0 था तो बताएं v वॉट, तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या थी, ये बताना है क्वेश्चन। देखें कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये दिया है कि पार्टिकल का एक्सीलरेशन ये है और पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पर था, ये पार्टिकल का एक्सीलरेशन गिवन है। ये कहा गया पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करता है। ये बताएं कि व्हेन द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 0, जब पार्टिकल का एक्सीलरेशन 0 था तो बताएं कि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या थी। अच्छा, मैं इसके दो तरीके बताता हूँ। देखो, एक तो बात ये है कि हम ये पता करें कि पार्टिकल का एक्सीलरेशन 0 कब था। करेक्ट। देखें तो पार्टिकल का एक्सीलरेशन कब 0 था, यहाँ पे ये देखा जाए तो यहाँ पर अगर देखें तो अगर t की जगह पर देखो कैपिटल T रख दें, t की जगह कैपिटल T, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0 ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी t इज इक्वल टू टी पर जो पार्टिकल का एक्सीलरेशन था वो 0 था। t इज इक्वल टू टी पर f इज इक्वल टू 0 आएगा। देखो बात क्लियर है। f इज इक्वल टू F0 1 माइनस टी बाई टी, टी की जगह कैपिटल T रख दो तो क्या आ जाएगा? तो इसका मतलब एक्सीलरेशन 0। अच्छा, एक्सीलरेशन अगर 0 हो गया है t इज इक्वल टू टी पर, वो टाइम हमें पता चल चुका है। तो अब हम देखें तो क्वेश्चन क्या है, बोलते हैं वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी के लिए f माने एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? dv बाई डी टी। तो dv बाई डी टी इज इक्वल टू F0 माइनस F0 t बाई टी, मल्टीप्लाई कर दिया किसका? F0 के साथ इसमें। अच्छा, अब देखो dv आ गया, तो dv का मतलब हुआ, dv मतलब आ गया F0 dt माइनस F0 t बाई टी और dt, t बाई टी और dt। ये बात क्लियर है। अब वैसे तो इसमें ये कहा जाएगा कि आप इसका इंटीग्रल करें 0 से लेके v, पहले वेलोसिटी 0 थी, टाइम क्या था? 0, और किस टाइम पर चाहिए? कैपिटल T पर। टाइम पहले क्या था? 0, और किस टाइम पे चाहिए? कैपिटल T पे चाहिए। देखें तो हमें इसको इंटीग्रेट कर लेना चाहिए। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा v, इधर आ जाए dv का इंटीग्रल v, F0 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रल t हो जाएगा, लिमिट लगाएंगे तो आएगा t माइनस 0। देखो करेक्ट। उसी तरह से यहाँ पे क्या आएगा? माइनस F0 कांस्टेंट है, t भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, t dt का इंटीग्रल t स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा देंगे तो क्या देगा? t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0। देखो करेक्ट है। तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? F0 t, और माइनस आ जाएगा F0 t से एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो t बाई 2। अब क्या मिला हमें? हमें मिल गया F0 t बाई 2, F0 t बाई 2, दैट इज द फाइनल आंसर। अब ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने इसको इस तरह से किया होगा, और देख लेना एक बार करके। हाँ, तो ऐसा बता सकते हैं कि हम लोग ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ और ट्रिक्स बताता हूँ। ट्रिक वाली बात यह है कि हम इतना ना भी करें ना, थोड़ा सा अगर हम इस इक्वेशन को देख के समझ लें तो शायद हम देख के आंसर बता सकते हैं। देखो देखो, अब वो मैं ट्रिक बताता हूँ क्या करना है। देख, अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो। देखो जैसा ये लिखा है, थोड़ा सा इस बात को हम समझ लें क्या। ये लिखा है F0 माइनस F0 t बाई टी, ऐसा लिखा है। इसको अगर हम ऐसे देखें तो ये लिखा है माइनस F0 बाई टी इंटू टी और प्लस F0। देखो ऐसा ही लिखा ना, मैंने कुछ किया नहीं, मैंने सिर्फ इसको अरेंज कर दिया ना, मैंने सिर्फ इसको अरेंज किया, जैसे लिखा था उसको इस तरह से लिख दिया। अच्छा देखो, तो ये लाइन की इक्वेशन लिखी है माइनस एम एक्स प्लस सी, हम लोग जानते हैं लाइन की इक्वेशन। तो इस लाइन का स्लोप देखो कितना हो जाएगा। इस लाइन का स्लोप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस लाइन का स्लोप m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस F0 बाई टी। इस लाइन का स्लोप क्या है? नेगेटिव स्लोप है F0 बाई टी। इसका इंटरसेप्ट क्या होगा? c इज इक्वल टू F0। इतना तो हम लोग समझते हैं, हम लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं, ये लिखी हुई है और ये हमें पता है। अब देखो यहाँ से सॉल्व करने का, देखो एक लाइन का आंसर देखो क्या करना है, कुछ करने की ज़रूरत हमें पड़ेगी नहीं। इस एक्सिस पर देखो f लिख दिया,
इस एक्सिस पर हमने टाइम लिख दिया। इसका ग्राफ बनाओ तो लाइन कैसी आएगी, ऐसी लाइन आएगी। और इस लाइन में अगर देखो तो ये क्या चीज़ है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब एफ नॉट, जो वाई एक्सिस पर होता है एफ नॉट, ये आ जाएगा एफ नॉट। और इसका एक्सीलरेशन कब जीरो हुआ था, एक्सीलरेशन जीरो हुआ है जब टी की जगह कैपिटल टी होता है, तो यहाँ कैपिटल टी पर एक्सीलरेशन जीरो आ गया। देखो सवाल यही था ना कि एक्सीलरेशन जब जीरो होगा उस टाइम पर वी बताओ कितना होगा, ये पूछ रहे हैं। अच्छा, जो एक्सीलरेशन टाइम का जो ग्राफ होता है, एटी ग्राफ, ये लिखा है ना, एक्सीलरेशन और टाइम का जो ग्राफ होता है, ये ग्राफ दिया है। तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का जो कवर्ड एरिया होता है वो चेंज इन वेलोसिटी देता है। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ जो होता है ये देता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है। तो अगर ये चेंज इन वेलोसिटी, तो इसका सिर्फ एरिया निकालो, वेलोसिटी आ गई। इसका एरिया कितना है ज़रा देखो, इसका एरिया आ जाएगा F0 इंटू टी और बाई टू, यही तो एरिया होगा। और ये एरिया किसके बराबर है, चेंज इन वेलोसिटी के बराबर। और चेंज इन वेलोसिटी इसका कितना है, v फाइनल माइनस v इनिशियल। फाइनल पता करना है और इनिशियल ज़ीरो है, हम लोग अपने आंसर पर है ना। v इज इक्वल टू कितना आ गया, F0t बाई टू, F0t बाई टू, करेक्ट। तो देखो ये एक शॉर्ट ट्रिक है कि अगर हम ये देखें कि हमें ये दिख रहा था कि हमारा एक्सीलरेशन इस तरह बदलता था, हमने देखा कि टी की जगह कैपिटल टी रखेंगे तो हमारा एक्सीलरेशन जीरो आ जाएगा। एफ ग्राफ का कवर्ड एरिया चेंज इन वेलोसिटी देता है, और चेंज इन वेलोसिटी से हम सीधे जा सकते हैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल F0t बाई टू। थोड़ी सी ग्राफ की अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग है, मैं कोशिश करूँगा हम अपने कुछ अगले वीडियोज़ में ग्राफ के बारे में भी कुछ क्वेश्चन रखें। तो जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ काइनेमेटिक्स के ग्राफ की भी एनालिसिस करेंगे। मैं डिस्कशन दूंगा जो बहुत ही काम का होगा, और हम बहुत सारे सवालों में क्वेश्चन पढ़ के ही शायद उसका आंसर बता ले जाएं। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग हो तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये विदिन 2 सेकेंड, विदिन 5 सेकेंड हम आराम से सोच सकते हैं। इतना भी नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से साफ दिखता था कैपिटल टी रखेंगे तो एक्सीलरेशन जीरो आएगा। इंटरसेप्ट दिखता है, स्लोप दिखता है, स्लोप इंटरसेप्ट हमें मालूम है, लाइन खींचो, कवर्ड एरिया निकाल लो। कवर्ड एरिया जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी होता है, और चेंज इन वेलोसिटी में जब पार्टिकल पहले रेस्ट में था तो फाइनल वेलोसिटी ही निकलेगी, तो सीधा हमारे पास आंसर होगा। और F0t बाई टू, तो मैंने दोनों चीज़ें डिस्कस कर दी ना। एक तो ये कि वो उसका एक कन्वेंशनल मेथड है कि हाँ एक्सीलरेशन दिया गया है तो उसको पहले आप dv/dt लिखिए, फिर आप उसको इंटीग्रेट करिए। और दूसरा तरीका ये कि हम देख करके बता सकते हैं कि ऐसा होना है कि कवर्ड एरिया जो आएगा वो चेंज इन वेलोसिटी देगा, तो बड़े इजीली हम इसको निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ये भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट एट t इज इक्वल टू 0 एंड द अदर बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड आफ्टर 6 सेकेंड, आफ्टर 6 सेकेंड दे आर एट द सेम लेवल, मतलब सेम पोजीशन, दे आर एट द सेम पोजीशन एट t इज इक्वल टू 18 सेकेंड, मतलब t इज इक्वल टू 18 सेकेंड पे दे मीट। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ v, इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल थ्रो किया गया था उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी जबकि उसको थ्रो किया गया था। ओके, चलो देखते हैं। देखो पहले क्वेश्चन समझो क्या है। कहते हैं कि अगर ये मान लें एक हाइट है, ये हाइट, इस हाइट से एक बॉल को ड्रॉप किया गया, करेक्ट, इसको ड्रॉप कर दिया गया। जब इसको ड्रॉप किया गया तो u इज इक्वल टू 0। एक दूसरी बॉल को, ये t इज इक्वल टू 0 का इवेंट है, ये इवेंट है t इज इक्वल टू 6 सेकेंड का, जबकि इस बॉल को यहाँ वर्टिकली डाउनवर्ड कोई वेलोसिटी दी गई है, मान लो u दी गई है। तो कहते हैं t इज इक्वल टू 18 सेकेंड पर दे आर एट द सेम लेवल। t इज इक्वल टू 18 सेकेंड पर वो कैच करते हैं एक दूसरे को या मिलते हैं। अभी जा रहे हैं नीचे की तरफ, जर्नी अभी ऐसे ही हो रही, लेकिन t इज इक्वल टू 18 सेकेंड पर ये मिलते हैं। यहाँ पर t इज इक्वल टू 18 सेकेंड पर ये मिलते हैं। अब देखें ज़रा, t इज इक्वल टू 0 पर जब इसको ड्रॉप किया गया था, अब इसको अगर कोई वेलोसिटी ना दी जाती तब तो ये नहीं मिलते, क्योंकि दोनों का एक्सीलरेशन सेम है, तो इसका मतलब ये तो आगे ही बढ़ती जाती है, हमेशा पीछे रहती इससे। लेकिन कहते हैं नहीं, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पर हमने इसको थ्रो कर दिया, इसको कोई वेलोसिटी नीचे की तरफ दे के भेजा, और t इज इक्वल टू 18 सेकेंड पर ये एक साथ थे। अब देखो, सबसे पहली चीज़ जो कॉन्सेप्ट वाली बात है इसमें वो ये देखो कि आखिर कॉमन क्या है दोनों में, क्योंकि जो कॉमन है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, दोनों में कॉमन है
जो इनकी पोजीशन है वो कॉमन है। तो दोनों की पोजीशन की इक्वेशन लिख दें हम और उसको इक्वेट कर दें एंड वी गेट द आंसर। देखो अगर इसकी पोजीशन की इक्वेशन लिखें तो क्या होगी, डाउनवर्ड जाएंगे तो ये आ जाएगा -h, वेलोसिटी 0 है यहाँ पर तो 0 प्लस हाफ, एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है तो -g और इंटू t²। नीचे का कन्वेंशन लगा कि नीचे की तरफ सब नेगेटिव, ऊपर की तरफ सब पॉजिटिव। ये इक्वेशन हो गई इस पार्टिकल के लिए। अच्छा, एट द सेम टाइम इस दूसरे पार्टिकल की इक्वेशन लिख दें। इसका क्या होगा, -h, चूँकि पोजीशन सेम है, और इधर जब जाएंगे तो नीचे की तरफ वेलोसिटी है तो -u इंटू टी, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, वही -12 gt², चूँकि g नेगेटिव है। अब यहाँ ज़रा देखें, टाइम में फ़र्क है, यहाँ टाइम t1 लेते हैं और यहाँ पे टाइम ले लेते हैं t2²। बस हम इसी बात को समझ लेते हैं और हम अपने आंसर पर होंगे। देखें यहाँ का जो टाइम t1 है उसका मतलब क्या है, इसका टाइम, इसको टोटल कितना टाइम मिला, 18 सेकेंड। तो ये चीज़ क्या है, ये है 18 सेकेंड, क्लियर। और यहाँ पर जो टाइम t2 है, अब उसको देखो कितना टाइम मिला यहाँ से यहाँ चलने का, 6 सेकेंड के बाद यहाँ से थ्रू की गई है ना, और 18 सेकेंड पर फ्रॉम द स्टार्टिंग ये मिले। इसका मतलब इसको टोटल चलने का जो टाइम मिला वो कितना मिला, सिर्फ 12 सेकेंड मिला। बस हमारा क्वेश्चन हो गया। h को इक्वेट कर दें, दोनों की पोजीशन सेम है, तो हमें आंसर क्या मिलने जा रहा है, हमें आंसर मिल जाएगा हाफ, यहाँ पर -12, यहाँ पे आएगा g की जगह 10 ले लेते हैं, दिया था क्वेश्चन में, और यहाँ पर आ जाएगा 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू -u की जगह पर u हमें पता नहीं, पता करना है, यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा -12, g की जगह पर 10, और t2 का मतलब कितना आ जाएगा, 12 का स्क्वायर। बस हो गया 12 का स्क्वायर। इसको इधर लेकर के आते हैं, हमें ये कैलकुलेट करना था, और इसको इधर लेकर के चले जाते हैं, तो हमें फाइनली क्या मिलने जा रहा है, हमें मिलेगा 12u। तो हमें फाइनली यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा 12u इज इक्वल टू हाफ, g की जगह पर 10, और यहाँ देखो मिल जाएगा 18 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर। बस हो गया, 18 का स्क्वायर और -12 का स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ पे रख दें तो 12u इज इक्वल टू हाफ, यहाँ पे आ जाएगा 10, ये। अब 18 का स्क्वायर देख लें कितना हुआ, 18 का स्क्वायर ये कितने के बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा 324, और -12 का कितना 144 स्क्वायर हो गया। तो अब ये कितना दे देगा हमें, ये दे देगा 12u इज इक्वल टू हाफ 10 को ख़त्म कर लें, इसको लिख दें 5, ठीक है। और ये माइनस होने के बाद कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 180, ये 180 हो गया। तो u इज इक्वल टू 5 इंटू 180 और अपॉन 12, तो 6 दूनी 12, 30, और ये 15, और u इज इक्वल टू 75। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, वो तो जैसा डेटा है उस हिसाब से थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन इज़ क्वाइट इजी, क्वेश्चन एकदम आसान है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ हमें यही बात इतनी समझ लेनी थी कि सेम लेवल पे हैं, तो वही हमें h को ख़त्म करना है यहाँ से, और h ख़त्म होने के लिए क्योंकि दोनों में वो है, बस ये थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर इसको चलने का टाइम 18 सेकेंड मिला है तो इसको चलने का टाइम सिर्फ 12 सेकेंड का मिला हुआ है। तो वही हमें यहाँ t1 t2 का ध्यान रखना है, और एक फिर छोटा सा कैलकुलेशन है, और फाइनली क्वेश्चन ईजी है कि एक कार runs at a constant speed on a circular track of radius 100 meter, taking 62.8 second for every circular loop. The average velocity and average speed for each circular lap respectively. ये भी नीट का सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अभी मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पे बात नहीं की, और मैं थोड़ा 2-3 क्वेश्चन पहले ये दिखा रहा हूँ कि सिलेक्टेड क्वेश्चंस में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फिर एक्सपेक्टेड कैसे होने चाहिए। ओके, कार सर्कुलर ट्रैक के ऊपर, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सर्कुलर ट्रैक के ऊपर कार मूव करती है,
मान लें कि अगर t इज इक्वल टू 0 से ये कार चलती है इस सर्कुलर ट्रैक के ऊपर, तो अपना ये पूरा रोटेशन करने में ये जो टाइम ले रही है, ये टाइम ले रही है 62.8 सेकेंड का, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक है, कहते हैं जो रेडियस है इस ट्रैक का वो 100 मीटर का है, दैट इज़ द रेडियस ऑफ दिस ट्रैक। पूछा ये गया है कि बताएं एक लैप के अंदर इसकी एवरेज स्पीड क्या थी और इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या थी। अब देखें, क्वेश्चन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का है कि किसी को सिर्फ डेफिनीशन आती हो, किसी को सिर्फ डेफिनीशन आती हो कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की डेफिनीशन क्या है, वो क्वेश्चन कर देगा। देखें, एवरेज स्पीड किसको कहते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर तो है नहीं। एवरेज वेलोसिटी किसको कहते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें पड़ेगा, और एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या देखना? सिर्फ टोटल डिस्टेंस देखना है। ये ज़रूर ध्यान रखना है, वो स्केलर है और ये वेक्टर है। चलो, अब अगर मान लें कि कार इसके ऊपर ट्रैवल करती है और एक लूप लेती है, तो बहुत सिंपल बात है कि अगर कोई पूछता है बताएं इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, बोलेंगे 0। भाई हम जहाँ से चले हम वहीं पे वापस चले गए, जहाँ से हम चले वहीं पर हम वापस पहुँच गए, तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन का वेक्टर, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर और इनिशियल पोजीशन वेक्टर अगर सेम है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? कुछ सोचने की बात ही नहीं है। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट 0 तो 0। ये हमारा पहला आंसर। अच्छा, तो देखें दूसरे में क्या कह रहे हैं। दूसरे में कह रहे हैं एवरेज स्पीड बताएं, मतलब स्पीड कितनी होगी। स्पीड जो हमारी है एवरेज, ये वेक्टर नहीं है, ये स्पीड है, ये एवरेज स्पीड है। कहते हैं एवरेज स्पीड कितनी होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस इसकी क्या होगी? 2 पाई आर। आर का मतलब 100 मीटर। और टोटल टाइम कितना लिया? क्वेश्चन में मेंशन है 62.8। और बड़ा क्लेवरली 62.8 दिया है टाइम, जिससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। देखें, पाई की वैल्यू 3.14, 100 यहाँ मेंशन है और यहाँ पर है 62.8 ये। तो अगर यहाँ से देखें तो अगर ये डेसिमल हटाएंगे तो एक प्लेस पे जाएगा यहाँ पे, और अगर यहाँ का डेसिमल एक हटा देंगे तो यहाँ का एक 0 चला जाएगा। तो फाइनली डेसिमल हट जाएंगे और यहाँ एक 0 कैंसिल हो जाएगा। और ये देखें अगर, तो ये इसका सीधे 2 टाइम्स है, 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली कितने के बराबर आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड।